जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बीएसएफ हेड कांस्टेबल लेडी ऑपरेटर का ये प्रैक्टिस सेट 8 है और आज की इस सेट में मैंने जीके का क्वेश्चन लिया है। आपको ही पता है कि जीके आएंगे 10 सवाल आएंगे और लेकिन कहीं ना कहीं अभी ये जब पेपर 1 से ही आपका मेरिट तैयार होगा तो एक क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का ये जो सवाल जो मैंने लिया है हो सकता है आपको आसान लगे, लेकिन इसके साथ मैं जो भी आपको चीज़ें बताऊंगा उस चीज़ को पेन पे पढ़ लेकर के नोट करें, क्योंकि जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ शायद आपको वो पढ़ने पर भी आपको शायद ना मिल पाए। तो पहला सवाल हमारा ये कि आनंद मठ के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर है हमारा बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, इसका राइट आंसर है हमारा बंकिम चंद्र चटर्जी। अब इनके बारे में बता दूं कि जो आनंद मठ है, ये जो लिखी गई थी पुस्तक, ये कौन सी भाषा में है, तो इसको पहले आप नोट कर लीजिएगा, हाईलाइट करके बीबीआई करके लिखिएगा, संस्कृत भाषा में। क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी लेवल 5, लेवल 2, लेवल 3 में लगातार तीनों दिन ये क्वेश्चन पूछा गया था आनंद मठ के बारे में। तो पहली बात तो यहाँ पे इस चीज़ को नोट कर लें। सीजीएल में भी पूछा गया क्वेश्चन है, सीएचएसएल में भी आया हुआ है, लगभग सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे। इसके बाद अब इसी में ऑप्शन में अगर आप देखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, तो इन्होंने यहाँ पे गीतांजलि पुस्तक लिखी थी, वो आप याद रख लीजिएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में बता दिया आनंद मठ। सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश की। अब मैं जो भी आपको बता रहा हूँ इससे लगभग 100 क्वेश्चन मैं बताऊंगा 10 क्वेश्चन में। सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल किस कहाँ की, उत्तर प्रदेश की। और राज्यपाल के बारे में इन्होंने कहा था कि राज्यपाल भारत में एक सोने की चिड़िया में रहने वाले तोता के समान है। याद रखेंगे इस स्टेटमेंट को किसने कहा था, सरोजिनी नायडू ने। अरविंद घोष ओरिवले आश्रम की स्थापना इन्होंने की थी पांडिचेरी में, जिसे अभी वर्तमान में पुडुचेरी कहा जाता है। हरिपुर बम षड्यंत्र केस में इनको मुख्य आरोपी बनाया गया था। इनको बचाने में चित्तरंजन दास का मुख्य भूमि था और चित्तरंजन दास को सीआर दास को क्या कहा जाता है, सीआर दास को कहा जाता है देशबंधु। तो आप सोच लीजिए कि इसे क्वेश्चन से मैंने आपको कितने क्वेश्चन करवा दिए हैं। आनंद मठ में अगर इसमें एक विद्रोह की भी चर्चा की गई है जिसका नाम है सन्यासी विद्रोह। 1856 में नेता अली मुसलियार था और युद्ध आंदोलन हुआ था, वो 1856 में हुआ था ये। और आंदोलन का मुख्य कारण है शोषण, अंग्रेजों की शोषणकारी विरोधी की नीति, वो बगावत हुई थी। तो अगला सवाल यहाँ पे है कि भूदान आंदोलन किसने शुरू किया। तो भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे ने किया था 1951 में आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली में। एकदम नोट कर लीजिएगा इस बात को कि अगर मैं बता रहा हूँ आंध्र प्रदेश में कहाँ, तो आंध्र प्रदेश में पोचमपल्ली। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे लोग जो ज़मींदार थे जिन्होंने ज़मीन को डोनेट कर दिया, क्योंकि इसका नाम ही है भूदान आंदोलन। भूमि को दान किया गया था और उन लोगों को बांटा गया वो ज़मीन जो जिनके पास ज़मीन नहीं थी, जिनको ज़रूरत थी ज़मीन की। तो इस आंदोलन का जो शुरुआत था वो विनोबा भावे ने आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली जगह से किया था। अब यहाँ पे महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी के बारे में पता है, जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में। 1893 में ये कहाँ चले गए थे, तो ये दक्षिण अफ्रीका चले गए थे दादा अब्दुल्ला के केस लड़ने के लिए। 1901 में भारत है और पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने शिरकत की थी, यानी मौजूद थे। उसके बाद दोबारा ये चले गए। उसके बाद 1915 में 9 जनवरी को भारत है, इसीलिए 9 जनवरी को कहा जाता है प्रवासी दिवस। वीडियो अगर आपको मेरी आवाज़ अगर आपको फास्ट लग रही है तो वीडियो को थोड़ा स्लो मोशन में करके देखें, क्योंकि मैं छोटा वीडियो में आपको बहुत कुछ बता के जाने वाला हूँ और ध्यान से बस आँख बंद करके ईयरफोन लगा के सुनते जाइए मेरी बातों को। तो 1915 में गांधी जी भारत आए 9 जनवरी को और इसी उपलक्ष्य में 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है या प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और इस साल के 2022 की थीम थी आत्मनिर्भर भारत करके। ठीक है, इतनी चीज़ याद हो गई। महात्मा गांधी से संबंधित कुछ आंदोलन आपको मैं बता दूं, तो सबसे पहले भारत में चंपारण आंदोलन। ठीक है, इसका तो राइट आंसर ये है, लेकिन मैं महात्मा गांधी के बारे में बता रहा हूँ। अब महात्मा गांधी 1917 में चंपारण आंदोलन, उसके बाद 1918 में ही खेड़ा और अहमदाबाद मिल का दोनों का मैटर सॉल्व किए। उसके बाद 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ आंदोलन। और ये रॉलेट एक्ट का जो आंदोलन था ये पहली बार अखिल भारतीय स्तर पर पहला आंदोलन था गांधी जी का। ठीक है, उसके बाद 1920 में असहयोग आंदोलन, जिसमें बड़ी मात्राओं में महिलाओं की भूमिका सामने आई। 1922 में ख़त्म हुआ चौरी चौरा कांड के कारण 4 फरवरी 1922। नोट कर लीजिएगा कि अब जो चौरी चौरा कांड मनाया जाता है वो 4 फरवरी को मनाया जाता है, जबकि आप किताब में कहीं भी पढ़े होंगे 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी की डेथ हो गई थी। इसके बाद आपको पता है कि 1930 में आया आपका ये सहयोग क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को दांडी साबरमती से दांडी में जा करके नमक बनाए और दांडी यात्रा वहीं से शुरू होती है। तो अब यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं। उसके बाद 1902 गोलमेज सम्मेलन में 1931 में गए थे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस वीडियो में, बहुत कुछ आपको सुनने को मिलेगा और इंटरेस्टेड आपको लगेगा।
उसके बाद मैं थोड़ा सा राम मनोहर लोहिया के बारे में बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, और आपने शायद इनके बारे में कभी नहीं सुना होगा कि इनका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इनका क्या योगदान था। तो 1942 का जब भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने किया था, जब वो जेल चले गए थे, तो उस समय ऑल इंडिया रेडियो आज जो हम आकाशवाणी सुनते हैं उस पर गुप्त रूप से गुप्त रूप से न्यूज़ का जो संचालन कर रहे थे वो राम मनोहर लोहिया कर रहे थे। फिर से बता दूं कि ऑल इंडिया रेडियो पर गुप्त रूप से सूचनाओं का प्रसारण कौन कर रहे थे? राम मनोहर लोहिया। जब इनके साथ में इनके सहयोगी थे उषा मेहता भी एक महिला थी, जो उन्होंने भी रेडियो पर भी अपना प्रसारण किया था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में। जयप्रकाश नारायण एक ऑप्शन यहाँ पर भी है, इसको भी पढ़ लिया जाए। तो जयप्रकाश नारायण जिन्हें कहा जाता है इनका सबसे पहले सर्वोदय समाज की स्थापना इन्होंने की थी, जयप्रकाश नारायण ने, और 1977 का इमरजेंसी के समय में इन्होंने नारा था इंदिरा गांधी के खिलाफ, जो नारा इनका ही दिया था, देश बचाओ आंदोलन कुछ करके चलाया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। लाइफ डिवाइन पुस्तक किसकी है? तो लाइफ डिवाइन जो पुस्तक है वो आपका पुस्तक है अरविंद घोष का। एक डिवाइन लाइफ पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि डिवाइन लाइफ, तो वो उसका आंसर हो जाएगा आपका राजेंद्र प्रसाद। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि लाइफ डिवाइन क्या है, तो अरविंद घोष, ठीक है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन 5 सितंबर को इनकी याद में टीचर डे मनाया जाता है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में मैंने बता दिया। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जो 1784 में स्थापित की गई थी, उसके स्थापना के प्रवर्तक कौन थे? तो सर विलियम जोन्स, ठीक है। अब मैं थोड़ा इसके बारे में बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा वीडियो को। हो सकता है कि आपको थोड़ा बोरिंग फील हो, लेकिन आप यकीन मानिए मैं एक क्वेश्चन में कितने सारे लाइन्स आपको मैं बता रहा हूँ, और आप यकीन मानिए ना, आप अगला कल से जो मैं वीडियो लाऊंगा उसमें चैप्टर वाइज अब शुरू होगा आपका। मैं लास्ट 75 दिन में मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपका 170 नंबर कहीं नहीं जाएगा। आप यकीन मानिए, बस चैनल पे बिलीव करिए। कोई चैनल मेरा बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ जो भी है, जितना भी है, जितने भी मेंबर हैं हमारे चैनल के, वो टोटली मैं एग्री करके बता सकता हूँ आपको कि 170 प्लस आपका स्कोर कहीं नहीं जाने वाला है, श्योर रहिए। अब इसमें देखिए, पहली बात है कि वारेन हेस्टिंग्स के बारे में मैं बता दूं, तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल ये था। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उस समय यही था। और इसी के समय में भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में कलकत्ता में की गई थी। पहला क्वेश्चन तो यहीं पे। बंगाल से द्वैत शासन को ख़त्म करने वाला कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। इसके बाद जेम्स प्रिंसेप, तो सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप का पढ़ा था 1837 में। इसके बाद भारत की संविधान सभा के अनुसार गठित की गई क्या? तो भारत का जो संविधान सभा था जिसका गठन किया गया था जुलाई 1946 में, वो कैबिनेट मिशन के अनुशंसा पे की गई थी। कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर थे, एक अलेक्जेंडर पैथिक और लॉरेंस। नाम ध्यान से दोबारा रिकॉल कर लीजिएगा, ठीक है। और जुलाई 1946 में इसकी स्थापना की गई कैबिनेट मिशन योजना पे, जिसमें जो लोगों का जो चुनाव था वो प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार प्रणाली पर, अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट मेथड में, प्रत्यक्ष नहीं, इनडायरेक्ट मेथड से और वयस्क मताधिकार पर आधारित था। यानी कि हम उस क्षेत्र से वैसे लोग को चुनेंगे जो थोड़ा वयस्क रूप से हैं, ठीक है। इसके बाद साइमन कमीशन, साइमन आयोग, तो ये आपको पता है कि अच्छा, साइमन के बारे में याद रखिएगा 1927 में बना था। बना कब था? 1927 में। आया कब भारत? 1928 में। टोटल मेंबर की संख्या 7, एक भी भारतीय नहीं थे, इसलिए व्हाइटमैन कमीशन कहा गया। इसी कमीशन के विरोध करते हुए पंजाब में लाला लाजपत राय की डेथ हुई, उनके सर पर लाठी से वार किया गया था। और उसी दरमियान में उन्होंने कहा था कि मेरे सर पर पड़ी हुई हर एक लाठी का वार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत का कील साबित होगी। और इसी लाला लाजपत राय के मौत का बदला लेने के लिए सरदार भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी। बाद में उन पर लाहौर संयंत्र केस चला था भगत सिंह पर, और 23 जनवरी 1931 को सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु बलिदान हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्रिप्स मिशन है, तो क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में। और इस क्रिप्स मिशन में पहली बार भारतीयों को संविधान बनाने की बात कही गई थी। इस बात को एकदम अपने दिल में उतार लीजिए कि पहली आयत बना तो था कैबिनेट मिशन से, लेकिन पहली बार किसी को ऐसा कमेटी या फिर कोई ऐसा प्रस्ताव जिसमें ये बोला गया था कि हाँ, हम संविधान सभा, एक संविधान बनाने के लिए एक सभा रखेंगे या सभा बनाएंगे।
तो वो क्रिप्स मिशन था 1942 में आया था। और इसी जब ये असफल हुआ, इसका विरोध हुआ भारत में, क्योंकि ये 2 राष्ट्र सिद्धांत को एक्सेप्ट नहीं किया था, इस कारण से मुस्लिम लीग ने भी इसका बहिष्कार किया। और इसी के बारे में ये कहा गया कि ये एक पोस्ट डेटेड चेक है। पोस्ट, ठीक है, किसने कहा था? गांधी जी ने, पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है। और इसके बारे में एक चीज़ और याद रखें कि ये जो क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, इसने भारत को एक डोमिनियन स्टेट के बारे में कहा था कि जब ये सेकंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसका मकसद यह था कि भारत को किसी भी तरीके से सेकंड वर्ल्ड वार में शामिल कर लिया जाए। तो जब इस तरीके से नहीं हुआ तो इन्होंने कहा था कि आप भारतीय इस युद्ध में शामिल हो, बशर्ते कि जब युद्ध ख़त्म होगा तो हम आपको डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे। एक बात मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा आपको हो सकता है आपको दिक्कत हो, लेकिन मैं थोड़ा इसमें समझा देता हूँ। डोमिनियन स्टेट का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि बहुत सारे राज्य हैं, ठीक है, ABCD करके मैंने 4 यहाँ बनाए हैं, तो रहेंगे तो भारतीय ही, लेकिन सबका हेड अंग्रेज रहेगा। बस आप इसको यही समझ लो कि भारत में जो भी मानते मुख्यमंत्री और उसके नीचे जितने भी लीडर होंगे, सब लीडर, लेकिन जो देश का सबसे बड़ा मुखिया राष्ट्रपति होगा वो कौन होगा? अंग्रेज। बस इसका मतलब। इसके बाद प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो सबसे पहले अगर बात करें, अगर किसी भी सेक्टर की बात ना की जाए, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, तो राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। इनको गोरा के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया था। पहले भारतीय जिन्हें फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड दिया गया, CV रमन, 1930 में, इन्हीं को कहा जाता है रमन इफेक्ट, ठीक है। हरगोविंद खुराना जेनेटिक खोज के लिए, इनको बायोलॉजी के क्षेत्र में दिया जाने वाला पहले भारतीय। अमर्त्य सेन कल्याण अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में इनको नोबेल अवार्ड दिया गया था, याद रखिए, कल्याण अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। और नोबेल अवार्ड की स्थापना 1901 में की गई थी। और अल्फ्रेड नोबेल की याद में ये किया गया था। और डायनामाइट के आविष्कारक भी अल्फ्रेड नोबेल ही है। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया? तो अगर आपने पहला क्वेश्चन सुना होगा तो आनंद मठ ही है, ठीक है। इसके बाद भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो वो आपका आधारित है शक संवत पे। अब देखिए, ये डायरेक्टली रूप से भारतीय इतिहास से संबंधित है। शक संवत क्या है कि जब पुलकेशिन द्वितीय ने शकों को हराया था, तो इसी उपलक्ष्य में शक संवत की शुरुआत की गई थी, जो 78 AD है, ठीक है, 78 ईस्वी है, याद रखिएगा इस बात को। इसके बाद दिल्ली का केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? आप इसको केंद्रीय सचिवालय न समझिए, बल्कि आज का संविधान संसद को समझिए। संसद जहाँ पे लोकसभा राज्यसभा की बैठकें होती है, उसका निर्माणकर्ता कौन था? तो एडवर्ड लुटियंस ने उसको डिज़ाइन किया था। इवन प्रेसिडेंट का जो घर होता है, राष्ट्रपति भवन है, उसको भी लुटियंस ने ही बनाया था, डिज़ाइन उसने ही किया था, याद रखेंगे। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? तो एक इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा कपाल कुंडला, ठीक है। तो ये आपका आज का क्वेश्चन था। आप यकीन मानिए, अगर आप वीडियो को 2 बार सुनिए, एटलीस्ट मैंने 100 से भी ज़्यादा लाइनें यहाँ पे बताई है जो आपको याद रखना है। आप यकीन मानिए कि अगर आप मेरे साथ बने रहें, सिर्फ आप ज़्यादा लंबे समय तक मेरे साथ मत रहिए, सिर्फ 75 दिन रहिए। मैं आपको बताता हूँ कि 170+ स्कोर कैसे नहीं किया जाएगा इस एग्ज़ाम में। बहुत सटीक तरीका है, आप बस थोड़ा सा बिलीव करिए। कोई पैसा आपको नहीं देना है, कोई पैसा लेकर के कोर्स नहीं परचेस करना है। बस वीडियो को आप वॉच करिए, शेयर करिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।